एक तो रिलेशन है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और इसे वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। नहीं बेटा, ओमेगा क्रॉस r। ऐसे ही जो a है, एक्सेलरेशन तो बताया ना, ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है पता है ना? एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये बता दिया था शायद। इट इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी। सो वी राइट अल्फा इक्वल्स टू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। लाइक अगर थीटा जो है एक फंक्शन है टाइम का, एंड ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है बाय दिस एक्सप्रेशन थीटा इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6, फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। तो पहले ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा कैसे फाइंड करोगे? डी थीटा बाई डी टी से, इट इज इक्वल टू 6t माइनस 2, ओमेगा इज इक्वल टू 6t माइनस 2 एंड अल्फा इक्वल्स टू d omega by dt, and that's equal to d by dt of 6t minus 2, so alpha is equal to 6। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर आपको ये रेडियन में दिया है, टाइम अगर सेकंड में दिया है, so this will be रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। There is a relation between linear velocity and angular velocity. Similarly, there is a relation between linear acceleration and angular acceleration, and this relation is a equals to r alpha, जिसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं a equals to alpha cross r। देखो जो सर्कुलर मोशन है ये दो तरह का मैंने आपको बताया था, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देयर इज वन मोर एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होती है। सेंट्रीपिटल मींस सेंटर सीकिंग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। बेसिकली सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज होगी, और वो जो वेलोसिटी में चेंज आएगी उसके कारण जो एक्सेलरेशन होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द रीजन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों होती है? इट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिसके कारण हम बोलेंगे वेलोसिटी ही चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसके पास जो एक्सेलरेशन होती है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, डायरेक्शन तो हमेशा ही चेंज होगी, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होती है बेटा, चाहे बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है
चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। इट इज प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन as well as in non-uniform circular motion. Since V equals to R omega, therefore AC equals to R omega square divided by R. तो AC जो है that would be equal to omega square R. चाहे V square by R बोलो, चाहे omega square R बोलो। और इसकी जो डायरेक्शन है, this is directed towards the center always. जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है। तो बेटा अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर किसी बॉडी का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज तो होती है, बट किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलेरेशन प्रेजेंट है, दैट इज एक्सेलेरेशन which is directed towards the center. इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं और रेडियल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। एंड सिंस रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। जब पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। पार्टिकल यहां होगा, this will be the direction of acceleration. Particle यहाँ होगा, this will be the direction of acceleration. तो remember whenever there is uniform circular motion, जब भी uniform circular motion होगा तो जो velocity है velocity is always perpendicular to acceleration. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए कभी भी आपको ये फील करना है कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? इट इज 0। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। The second one is non-uniform circular motion. और non-uniform circular motion में along with velocity speed also changes. वेलोसिटी के साथ साथ स्पीड भी चेंज होती है, और स्पीड चेंज होने के कारण so it also possesses tangential acceleration. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड।
dv by dt है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसलिए जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, उस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियल और टेंजेंशियल दोनों एक्सेलरेशंस प्रेजेंट होती हैं। रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC, और टेंजेंशियल इज AT। ये AT तो dv by dt है। व्हाट इज AC? v स्क्वायर बाय r। दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए जो नेट एक्सेलरेशन होगी दैट इज AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। नोट कर लो, ठीक है। विच कैन बी एक्सप्रेस एज स्क्वायर रूट ऑफ AC तो v स्क्वायर बाय r है, प्लस AT इज dv by dt, तो dv by dt होल स्क्वायर। सर 2.69 meters per second square। A motor car is traveling at 30 meter per second। 30 meter per second आ गई उसकी स्पीड on a circular road of radius, ठीक है। It is increasing its speed at the rate of 2 meter per second square। तो ये जो rate of increase of speed होता है, इसको तो बोलते हैं tangential acceleration। It is dv by dt, और ये दिया हुआ है 2 meter per second square। It is dv by dt and it is given 2 meter per second square। और centripetal acceleration will be equal to v square by r, so that will be equal to 30 into 30 divided by 500। 9 by 5, 9 by 5 कितना होता है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा 9 by 5 1.6 ही होता है ना? नहीं, 1.8 सर। 1.8 राइट। अब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AT प्लस AT का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। 2 स्क्वायर 1.8 स्क्वायर, 4 प्लस 1.8 का स्क्वायर कितना होगा? 18 का स्क्वायर कितना होता है? 3.24 होगा, ठीक है। So that would be equal to 7.24, 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ बेटा क्या लिखा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन द रेडियस। काइनेटिक एनर्जी रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है, एंड दिस इज द रिलेशन, ठीक है। वेयर ए इज कांस्टेंट। आपको इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे ये बताना है कि फोर्स कितनी है एज ए फंक्शन ऑफ एस। मतलब आपके सारे आंसर्स में एस जरूर होगा, राइट। द थिंग इज फोर्स पता करनी है। पार्टिकल का मास दिया है m, तो फोर्स कैसे पता करोगे? पार्टिकल का मास गिवन नहीं है, आप एज्यूम कर लो पार्टिकल का मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर आपके पास ये रहा, कितना? a इंटू एस स्क्वायर। a इज कॉन्स्टेंट, हाफ mv स्क्वायर आपके पास a इंटू एस स्क्वायर है। इसके बेसिस पे एक तो आपको v निकालना है, फिर v स्क्वायर बाय r विल बिकम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी के बेसिस पे आपको dv बाई dt भी निकालना है, वो dv बाई dt बन जाएगा AT। दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, वो आ जाएगी नेट एक्सेलरेशन। और फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m के साथ मल्टीप्लाई कर लेना, करो उसको सॉल्व। बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1/2 mv as स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू as स्क्वायर। व्हाट इज v स्क्वायर इक्वल टू?
2as² डिवाइडेड बाय m। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहीं से निकल जाएगी, आप इसी को r से डिवाइड कर दो, रेडियस तो गिवन है ना r, तो v² बाय r कितना हो गया 2as² बाय m इंटू r। इधर भी डिनोमिनेटर में r और इधर भी डिनोमिनेटर में r कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया AC इक्वल टू 2as² बाय mr। ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज AT? इट इज dv बाय dt। अब हमारे पास जो यहाँ पर v बनेगा इसके बेसिस पे, उसमें t तो है नहीं, तो हम इसमें से भी इस t को हटा सकते हैं। वी कैन राइट इट एज ds बाय ds, सो दैट ये AT आपके पास होगा, ds बाय dt होता है v, सो इट विल बी लाइक दिस, v इंटू dv बाय ds। पता चला क्या किया बेटा, ds बाय dt को v बोल दिया, सो जब ds बाय dt को v बोल दिया तो v dv डिवाइडेड बाय ds है, राइट। देयरफॉर ऑन दैट बेसिस आपके पास AT कितना बन गया, v इंटू dv बाय ds। क्या हम यहां से v फाइंड कर सकते हैं? बोलिए, v² कितना आएगा यहां से? यहां से v² आ जाएगा ट्वाइस ऑफ as² डिवाइडेड बाय m, 2as² डिवाइडेड बाय m। तो बेटा यहां से अगर आप v देखोगे तो इट वुड बी s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाय m, राइट। इस v को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। व्हाट इज dv बाय ds? इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड्स को, विद रिस्पेक्ट टू s करना, तो dv बाय ds क्या बनेगा, dv बाय ds बनेगा ये कांस्टेंट, तो सिंपली ये बनेगा, देखो जरा बनेगा या नहीं बनेगा, इंटू ds बाय ds लिख दो चाहे, सो दैट इज 1। तो dv बाय ds भी आपके पास आ गया, dv बाय ds भी आ गया, और v तो आ ही गया, क्वेश्चन में ही दिया था हाफ mv² इज इक्वल टू ks², जो भी आपके पास as²। तो इसलिए AT क्या बन जाएगा आपके पास, s इंटू dv बाय ds, v इंटू dv बाय ds, तो s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाय m इंटू dv बाय ds, ये आ गया v खाली, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2a बाय m, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो AT कितना हो गया 2as बाय m हुआ, AC कितना था 2as² बाय mr। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन A इक्वल टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दैट AC² प्लस AT², कैन वी राइट इट एज 2as स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr का होल स्क्वायर, 2as² डिवाइडेड बाय mr होल स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2as बाय m का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो A, S और M, करो इसको सॉल्व, ऐसे लिखो, या एक बार मैं पूरा लिख लेता हूँ, 4a² s4 बाय m² r² प्लस 4a² s² बाय m²। अभी कॉमन लोगे तो आपको आसान लगेगा, ये क्या कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, a² कॉमन, s² कॉमन, m² कॉमन, सो इनसाइड इट विल बी ओनली s² प्लस 1। ठीक है, हाँ जी, r² भी, r² इधर नहीं है क्या, हाँ s² बाय r², तो ये रूट से बाहर आएगा एज 2as बाय m इंटू रूट ऑफ s² बाय r² प्लस m। ये आपके पास a आया नेट एक्सेलरेशन, इसी m को इधर ले आओ तो m इंटू a क्या होगा 2as स्क्वायर रूट ऑफ s² बाय a² प्लस 1, ये m इंटू a ही तो f है, तो f आ जाएगा 2as। देखो कौन से ऑप्शंस के साथ मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी कोई ना कोई, क्योंकि सर्कुलर मोशन में बिना फोर्स के बॉडी नहीं रह सकती। सर्कुलर मोशन में रहने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमें डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करनी पड़ेगी, तो अपने आप तो डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। द फोर्स रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, it is a required force. Without this force, body cannot be in circular motion. The force required by a body to remain in a circular path is called centripetal force. और ये जो centripetal force है, ये एक basic force नहीं है, ये हमेशा किसी दूसरे फैक्टर के कारण होती है। मतलब कोई और फोर्स होती है जो centripetal force प्रोवाइड करती है। It is not a basic force. It is a required force, but it is not a basic force. It is not a basic force. It is always the force required to keep a body in circular motion. Not a basic force का ये मतलब है कि in different situations centripetal force का अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई प्लेनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उस प्लेनेट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए घूमने के लिए, और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। मतलब जो सन की ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग दो फोर्सेस होंगी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज mv²/r, बट इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ ग्रेविटेशन, this is equal to gm into m/r². Different situations में centripetal force is due to different reasons, due to different factors. अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है in its orbit, हम एटम्स में यही पढ़ते हैं, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो उस इलेक्ट्रॉन को घुमाएगी। उस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इट्स सर्कुलर पाथ, और वहां हम बोलेंगे mv²/r इज इक्वल टू k ze। ze हो गया एटॉमिक नंबर, z हो गया एटॉमिक नंबर, e एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, ये हम ग्रेविटेशन उसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई में भी पढ़ेंगे। तो फॉर द टाइमिंग आपको ये समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। देयर आर डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। जब हम किसी थ्रेड के साथ एक स्टोन को टाई करके घुमाते हैं, तो थ्रेड और स्टोन, ये स्टोन रिवॉल्व कर रहा है, तो थ्रेड में जो टेंशन होगी, खींचेंगे उसको, दिस विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन याद रखें बेटा, F इज इक्वल टू m इंटू v²/r। ठीक है, सेंट्रीपिटल इज अगेन द सेम मीनिंग, फोर्स और वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होंगे ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स और वेलोसिटी हमेशा ही परपेंडिकुलर होते हैं। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, फोर्स इज ऑलवेज रेडियल, इसलिए वर्क डन बाय ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इधर होगी ना अलोंग द टेंजेंट, पावर बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो जीरो। लेटर ऑन हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, दिस FC बोलना चाहिए, दिस FC इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B। कब? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में तो एक और फोर्स लग रही है। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये है आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। इनका रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस।
और हम क्या लिखते हैं, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अगर ये यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा क्या होगा, होता है ना B sin थीटा। सो AC sin 90 डिवाइडेड बाय AT प्लस AC cos 90, तो 0 हो जाएगा, AC by AT आएगा। So that means tan alpha will be equal to AC is V square by R divided by dV by dt, ऐसे। ठीक है, तो जो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही सेंट्रीपिटल और रेडियल, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सेलरेशंस होंगी। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ कर रहेंगे ना, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लिखेगी तो आप लिखोगे m इंटू AT, और ये तो m इंटू AC है, तो मास से मल्टीप्लाई करने पे कुछ नहीं होगा। जो एक्सेलरेशन के लिए है वही फोर्स के लिए भी वैलिड है, राइट। और यही जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, इट कैन आल्सो बी रिटन एज m बाय r इंटू v की जगह r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू r ओमेगा यूज किया। So when we write v equal to r omega, v square will become r square omega square, ये कैंसिल, तो ये बनता है m omega square r, सेंट्रीपिटल फोर्स। m omega square r लिखो या mv square by r, एंड अगेन एक और फॉर्म में लिख सकते हो m into 2 pi by t का स्क्वायर into r, so 4 pi square m t square into r, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। सर बोलो। सर फिजिक्स पढ़ने